आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान और बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का 37वां यौम तासीस आज है और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस मौके पर खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगी। ईटानगर में की गई हैं सदर जमहूरिया के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। वहीं नागालैंड मेघालय असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम तेज, सियासी पार्टियां कबायली वोटरों को राग़िब करने में लगा रही हैं पूरा जोर। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नागालैंड के मोन टाउन में करेंगे इंतखाबी रैली। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज कर्नाटक के उडुपी का करेंगे दौरा, पार्टी के बूथ कारकुनों से करेंगे बातचीत और जलसों के दीगर प्रोग्रामों में भी होंगे शामिल। इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान की मुश्तरका फौजी मश्क आज से पिथौरागढ़ में होगी शुरू। दोनों ममालिक के फौजी 5 मार्च तक अपनी महारत और तजर्बा करेंगे शेयर। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात में मजबूती आने की तवक्को। और शुमाली कोरिया के मशरकी समंदर की तरफ फायर किए 2 बैलिस्टिक मिसाइल। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता 48 घंटों में किया दूसरा तजर्बा। और खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और आयरलैंड के दरमियान होगा मुकाबला। टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट ने बाफ्टा अवार्ड जीता। फिल्म ने 7 कैटेगरीज में हासिल की कामयाबी। ऑस्टन बटलर ने फिल्म एल्विस के लिए बेहतरीन अदाकार का जीता अवार्ड, जबकि कैट ब्लैंचेट ने फिल्म टार के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड अपने नाम किया। और अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं तफसील से, जहां अरुणाचल प्रदेश का आज 37वां यौम तासीस है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को इंडियन यूनियन की 24वीं रियासत बना। इस खास मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर हैं। रियासत में आज कई खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस दौरान सदर जमहूरिया ईटानगर में एक खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगी, जहां उनके इस्तकबाल के लिए शानदार तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा सदर जमहूरिया रियासती हुकूमत की तरफ से उनके एजाज में मुनक्किद शहरी इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगी। दूसरी तरफ मंगल को सदर जमहूरिया अरुणाचल प्रदेश कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से भी खिताब करेंगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान पार्टी के कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले उडुपी जिले के श्री कृष्ण मंदिर में पूजा करेंगे और इसके साथ ही उडुपी जिले में जिला सतह की बूथ कमेटी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा बीजेपी के कौमी सदर बिंदूर और चिकमंगलूर जिले में अवामी जलसे को खिताब भी करेंगे। नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। सियासी जमातों के कायदीन और स्टार कैंपेनर्स रियासत में अमन और तरक्की का वादा करके वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह आज एक इंतखाबी रैली करेंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए बीजेपी के कई और लीडरों के यहां आने की उम्मीद है। इस बार नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी और एनडीपीपी का इत्तेहाद है। बीजेपी के अरकान भी इन सीटों पर सरगर्म हैं, जहां आपको बता दें कि 27 फरवरी को तमाम 60 सीटों पर इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन नागालैंड में असेंबली इंतखाबात से कबल तैयारियों में मसरूफ है। गैर जानिबदारी के साथ साथ दूर दराज इलाकों में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी तैयारियां की हैं। नागालैंड में इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कैसी हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। शुमाल मशरक का नागालैंड अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन आजकल ये मौजूद बहस है क्योंकि यहाँ 27 फरवरी को एक ही मरहले में पोलिंग होने वाली है, जिसके नताइज 2 मार्च को आएंगे। 60 असेंबलियों वाली इस रियासत में तकरीबन 13,17,632 वोटर्स हैं, जिनमें 6,61,489 मर्द हैं, जबकि 6,56,143 खवातीन वोटर्स हैं और 7,981 सर्विस वोटर्स भी हैं। इसमें इंतखाबात में शफाफियत और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज है, जिस पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन तैयार है। काफ़ी समय से, कई हफ्तों से, इनफैक्ट कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं
उसके बहुत से डायमेंशंस हैं, जैसे ट्रेनिंग्स हुई तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टीज़, ईवीएम नोडल ऑफिसर्स, इन सब की एक से भी ज़्यादा राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स कराई गई हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तो सारी पहले से ही स्ट्रॉन्ग रूम्स में डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट लेवल चेक तो 2 महीना पहले ही हो गया था, और अभी कमिश्निंग ऑफ द ईवीएम्स चल रही है, क्योंकि आपको पता ही है जो टाइमलाइंस हैं, उस 10th को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल था, उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल हो गया है, तो सारे ज़िलों में अभी कमिश्निंग भी हो रही है ईवीएम्स की। और फिर लॉ एंड ऑर्डर की साइड से भी सारी एजेंसीज एक्टिव हैं। फुल इलेक्शन कमीशन ने खुद भी यहाँ पे नागालैंड में कोहिमा में आके विजिट किया, सारी पोल प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू किया है। नागालैंड में असेंबली की 60 सीटें हैं, जिनमें एक सीट पर बिला मुकाबला इंतखाबात के बाद अब 59 सीटों पर पोलिंग होनी है, जिसके लिए 2291 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें शहरी इलाकों में 525 पोलिंग स्टेशंस जबकि देही इलाकों में 1766 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। सारी एजेंसीज के कलेक्टिव एफर्ट से ऑलमोस्ट 40 करोड़ के अभी तक सीजर्स भी हुए हैं जब से इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद से, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी प्रिपरेशन की तरफ से 305 कंपनीज ऑफ CAPF टोटल यहाँ पे डिप्लॉय होंगी इलेक्शन के लिए। उसमें से 75 कंपनीज तो जनवरी में ही आ गई थी सारे इलेक्शन का लॉ एंड ऑर्डर को एडवांस प्रिपरेशंस के लिए, प्लस स्टेट पुलिस तो पूरी इन्वॉल्व है ही, पूरी मशीनरी। उसमें 305 में जो 75 तो एडवांस कंपनीज हैं, बाकी जो हैं वो अभी आना शुरू हो जाएंगी वेरी सून। तो इस तरह से हर एस्पेक्ट को देखते हुए तैयारियां की गई हैं। और एक अच्छी चीज़ जो हम अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहेंगे कि नागालैंड में कुछ विलेजेस ने इवन अपनी तरफ से ही मीटिंग्स करके गाँव में विलेज काउंसिल जो बोलते हैं, जो पंचायत की तरह से है, उन्होंने मीटिंग्स करके सारे विलेजर्स से खुद ही रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि हम लोग किसी भी तरह का प्रलोभन या मेल प्रैक्टिस को अपने विलेज एरिया में होने नहीं देंगे। इंतखाबात की निगरानी के लिए तमाम एजेंसियों के नोडल अफसरान को मुकर्रर किया गया है। इस दौरान अगर कहीं भी शराब या नकदी पकड़ी गई तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिकायत सुनने और कार्रवाई के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसमें जिलाई सतह के साथ साथ तमाम नाफिज करने वाले इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स और सीनियर लीडर इंतखाबी जलसे और रैलियां कर रहे हैं और अपना सियासी एजेंडा वोटरों के सामने पेश कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम में बदउनवानी और तरक्की की कमी के मसाइल नुमाया है। भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर शफाफियत की कमी, सेहत के बुनियादी ढांचे और फलाई स्कीमों के फायदे गरीबों तक न पहुंचने का इल्जाम लगाते रहे हैं। दूसरी जानिब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी जैसी इलाकाई जमातें अपने मसाइल उठा रही हैं। मेघालय में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर BSF ने बांग्लादेश के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर चौकसी बढ़ा दी है। DD न्यूज के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने DIG तूरा के साथ कालीपारा बॉर्डर आउटपोस्ट का जायजा लिया। देखिए बांग्लादेश बॉर्डर से हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। मैं इस वक्त भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे है ये जीरो लाइन जो दोनों देशों को विभाजित करती है, और पीछे है बांग्लादेश। ये BSF का कीलापाड़ा BOP है और ये बहुत इंपॉर्टेंट BOP है। 1971 की लड़ाई में कीलापाड़ा की जो पोस्ट है उसने अहम रोल निभाया था। मेघालय में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर यहां पर सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है और मेरे साथ हैं BSF के DIG हरमीत सिंह जी। आइए हम उससे बात करते हैं। कितना हम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, अगर हम मेघालय की बात करें? मेघालय का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, इट इज 443 किलोमीटर्स। टोटल 4026 किलोमीटर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, तो उसमें से 443 किलोमीटर मेघालय स्टेट में पड़ता है। अभी चुनाव का माहौल है, ऐसे में बॉर्डर्स पे खास तौर से बांग्लादेश की तरफ से सिक्योरिटी के क्या खास इंतजाम करे गए हैं?
सिक्योरिटी के खास इंतजामात में हमारा, आपको जैसे पता होगा कि बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हमारा एक 2011 में एक लैंड साइन हुआ था बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ, जिसको कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान के नाम से जाता है। तो इसमें नंबर एक तो हम नोटिफाई करते हैं इनको कि भी कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, जैसे ये इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जिसको बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बोला जाता है, BGB छोटा नाम, तो वो अपनी तरफ भी इलाका डोमिनेट करना शुरू करते हैं। हम अपने इलाके में डोमिनेशन के लिए कुछ अपने OPs, पेट्रोल्स बढ़ाते हैं, और इसके अलावा डेप्थ एरिया में भी हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। हम इंट एफर्ट में भी थोड़ी उसमें तेजी लाते हैं और थोड़ा उसमें और भी रिसोर्सेज कमिट करते हैं। इंट एफर्ट्स भी बढ़ा दिए जाते हैं, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि फ्री एंड फेयर पोल्स हो सके? बिल्कुल, इंट एफर्ट का तो यह है कि भी उसी से पिन पॉइंट हमें मिलेगा कि कोई बदमाश किस्म के लोग अक्रॉस द बॉर्डर से आके इधर किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तो वो चीजें तो फिर हमें जानकारी होगी तो तभी पिन पॉइंट हम कोई एक्शन कर सकते हैं। हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन में आप लोग काम करते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें इस मेघालय बॉर्डर की, तो किस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है? क्लाइमेटिक चैलेंजेस यहाँ पर अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी तो बारिश काफी ज्यादा होती है यहाँ पर, तो उसके चलते हमें थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि जो ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज का फायदा ना उठा पाए। तो जैसे कि आपने सुना, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह से मुस्तैद है। चैलेंजेस हैं, लेकिन इनके लिए ये ड्यूटी है, एक फर्ज है देश के लिए, ताकि मैं और आप सुरक्षित रह सकें। और आप देख सकते हैं बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा होंगे, और उसके लिए हमारी BSF पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन सेंथिल और सौरभ बख्शी के साथ लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर से मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाले धरने को असली शिवसेना करार दिया और इसे तीर और कमान का इंतखाबी निशान दिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। उद्धव कैंप आज इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रोक लगाने का मुतालबा करेगा। उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि जुलाई 2022 में एकनाथ शिंदे की मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने इसी आइन को कबूल किया था। उद्धव कैंप ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुतजाद है और चूंकि शिंदे ग्रुप तंजीमी लिहाज से कमजोर था, इसलिए इलेक्शन बॉडी ने जानबूझकर पार्टी के आइन को गैर जमहूरी बनाया और अक्सरियती वोट की बुनियाद पर फैसला करने के लिए उसे अलग कर दिया। भारत और उज्बेकिस्तान की फौज के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क आज से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू होगी। ये 2 साला तरबियती मश्क का चौथा एडिशन है, जिसका नाम दस्ता लेक है। 2 साल पर होने वाले फौजी मश्क का ये चौथा एडिशन है। ये मुश्तरका मश्क 5 मार्च तक जारी रहेगी। भारत की नुमाइंदगी 14वीं बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स करेगी, जो मगरबी कमान का हिस्सा है। उज्बेकिस्तान की तरफ से वहां की फौज का शुमाल मगरबी फौजी दस्ता हिस्सा लेगा। मुश्तरका मश्क का मकसद मौजूदा मंजरनामे में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के जरिए फौजी सलाहियत को बढ़ाना है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राजस्थान के जयपुर में आज पोस्ट बजट मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगी। ये तकरीब पोस्ट बजट मीटिंग सीरीज के हिस्से के तौर पर मुनक़िद की जा रही है। निर्मला सीतारमण मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगी और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगी। इंडिया की सदारत में G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की पहली मीटिंग 24-25 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजीर खजाना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर करेंगे। G20 वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की मीटिंग से कबल 22 फरवरी 2023 को G20 खजाना और मरकजी बैंक के नुमाइंदे मीटिंग मुनक़िद होगी।
जिसकी मुश्तरका सदारत इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी अजय सेठ और RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मिकाइल डी पात्रा करेंगे। इत्तलात व नशरियात और नौजवानों के उमूर और खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर G20 FCBD इजलास का इफ्तिताह करेंगे। मीटिंग से पहले इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी अजय सेठ ने DD न्यूज से खुसूसी बातचीत की। G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों FMCBG की पहली बैठक दिनांक 24 और 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित की जाएगी। भारत के माननीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले दिनांक 22 फरवरी को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता सचिव आर्थिक कार्य भारत सरकार और उप गवर्नर RBI द्वारा की जाएगी। श्री अनुराग ठाकुर माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री भारत सरकार G20 FCBD की बैठक का उद्घाटन करेंगे। और अब अफवाहों पर लगाम लगाने की तैयारी। PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर एक फर्जी लकी ड्रॉ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 25 लाख रुपए जीतने का दावा किया जा रहा है। इस सिलसिले में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये एक घपला है और इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि हम लॉटरी फंड वगैरह के इनाम के बारे में कोई ईमेल नहीं भेजते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां बीजिंग में भारतीय सिफारत खाने और ग्वांजू और शंघाई में भारतीय कौंसिल खाने बड़े जोश खरोश के साथ मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल 2023 मना रहे हैं। इस मौके पर बीजिंग में भारतीय सिफारत खाना, भारतीय रेस्टोरेंट, ताज पवेलियन और दास्तान के इश्तराक से मिलेट फूड वीक के तहत खाने का हफ्ता मुनक़िद कर रहा है। दोनों भारतीय रेस्टोरेंट्स ने जवार के जदीद पकवानों के जरिए अपने खाने की नुमाइश की। रेस्टोरेंट में जवार की मुख्तलिफ अक़साम के नमूने भी आवेज़ा थे। इस तकरीब में दुनिया भर से लोगों ने शिरकत की और जवार से बनी भारतीय पकवानों का मजा लिया। आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने चीन के जासूसी गुब्बारे पर तल्ख तनाज़े के दरमियान आला चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात की। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने चीन को उसके जासूसी गुब्बारे के बारे में खबरदार करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना फ़ाल करार दिया। ये भी कहा है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। ब्लिंकन ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन जंग का मामला भी उठाया। ब्लिंकन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की वैश्विहाना जंग पर रूस को मादी इमदाद फराहम करने के खिलाफ चीन को खबरदार भी किया। और इतवार को रूस के जेरे कंट्रोल डोनेस्टिक्स इलाके में गोलाबारी हुई है, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रूस ने इस हमले का इल्जाम यूक्रेन पर आयद किया है, ताहम यूक्रेन की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। डोनेस्टिक के मेयर के मुताबिक इलाके में प्रोसिक्यूटर के दफ्तर और रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी से 9 अफराद जख्मी हुए हैं। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। जुनूबी कोरिया के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी आबी हुदूद की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। जुनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल का तजर्बा आज सुबह किया गया। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जुनूबी कोरिया की मुश्तरका फिजाई मशक के बाद मशरकी समंदर की जानिब 2 कम फासले तक मार्क करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। 48 घंटों के अंदर ये दूसरा तजुर्बा है और ये तजुर्बा B-1B स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर इतवार को अमेरिका और जुनूबी कोरिया की मुश्तरका फिजाई मशकों के एक दिन बाद किया गया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। और अखबारात का जायजा हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं
बाफ्टा की। बाफ्टा अवार्ड्स की बात करते हैं, जहां लंदन में हुए बाफ्टा अवार्ड्स के 76वें एडिशन में जंग पर मबनी फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल किए हैं। इस फिल्म ने बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन डायरेक्टर, बेस्ट इंग्लिश फिल्म समेत इस फिल्म ने कुल मिलाकर 7 जुमरे में अवार्ड्स हासिल किए हैं। और बाफ्टा अवार्ड्स में बेहतरीन मरकजी अदाकार का अवार्ड फिल्म एल्विस के लिए ऑस्टन बटलर को मिला है। वहीं बेस्ट मरकजी अदाकारा का अवार्ड फिल्म टार के लिए कैट ब्लैंचेट को मिला है। वहीं बाफ्टा अवार्ड में फिल्म द बेंशीज ऑफ इनिशियरिंग की अदाकारा कैरी कॉन्डोन और बैरी कैगान ने बेहतरीन मोविन अदाकार का अवार्ड हासिल किया है। और बुलेटिन में अब नजर डाल लेते हैं अखबारात की सुर्खियों पर। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर नजर डालें तो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की कई अहम सुर्खियां हमने यहां पर ली हैं, जहां यूपी बजट सेशन का आगाज आज से होने जा रहा है और ये काफी हंगामा खेज होने के आसार इसके जाहिर किए जा रहे हैं। आगे जो सुर्खियां हमने ली हैं वो भी देख लेते हैं, जहां नीदरलैंड का रूसी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह रहे कि नीदरलैंड का रूसी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान यूएई आजाद तिजारती मुआहदे से दो तरफा ताल्लुकात में इजाफा होगा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं, जहां शाम पर इजराइल का फिजाई हमला हुआ है और 15 लोग इसमें हलाक हुए हैं। पहली बार रिहायशी इलाके में मिसाइल दागा गया है। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। वहीं अब बात कर लेते हैं खेल के खबरों की, जहां जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन टीम आज आयरलैंड से मुकाबला करेगी। भारतीय टीम को टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दौड़ में बने रहने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। दूसरी जानिब आयरलैंड पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर है, इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय खवातीन टीम इंग्लैंड के हाथों पिछली शिकस्त के बाद इस मैच में वापसी करना चाहेगी। वहीं दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया और इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। हदफ के ताकुब में भारत की शुरुआत खराब रही। राहुल 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए। रोहित शर्मा ने तेज 31 रन बनाए। कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 12 रन बनाने के बाद आउट हुए और इसके बाद पुजारा ने भरत के साथ मिलकर टीम को हदफ तक पहुंचा दिया। पुजारा 31 और भरत ने 23 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इससे कबल मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 61 रन से आगे खेलना शुरू किया। अश्विन ने स्टीवन स्मिथ और रेंशा को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल दिया। जडेजा ने एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट किया और इसके बाद जडेजा ने ही बकिया बल्लेबाजों को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स का खात्मा किया। भारत की जानिब से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेटें हासिल की। अश्विन को 3 विकेटें मिली। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़े जाते हैं ब्राजील में दुनिया के मशहूर रियो डी जेनेरियो कार्निवल की झलकियों के साथ। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।